हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही नज़दीक पेपर आ गया है मिड टर्म का, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने टोटल पहले 6 चैप्टर का आपको पीडीएफ दिया था एमसीक्यू का। कल हमने 3 चैप्टर का एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था। आज हम चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बिना लेट किए हुए इस बहुत ही फर्स्ट बुक का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इन दोनों को मिला करके एक साथ हम पार्ट 1 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, कार्यपालिका से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को कुल कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रखा गया था। एक्चुअली हुआ ये था कि 1996 का जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में राष्ट्रपति के पास एक विशेष अधिकार है कि वह सबसे बड़े पार्टी को क्या करेगी, सबसे बड़े पार्टी को न्योता देगी। और उस कंडीशन में अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के लीडर थे, इनकी सबसे बड़ी पार्टी क्या थी, उनकी सबसे बड़ी पार्टी जो थी उनको 252 सीटें उनको मिली थी। इसलिए उनको निमंत्रण दिया गया कि आप 272 सीट को सिद्ध कर दीजिए और सरकार बना लीजिए। और 13 दिन के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाए और गिर गए। इसलिए 1996 में इन्हें मात्र 13 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री के पद से छोड़ना पड़ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या होती है। जब कोई राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होती है, तो 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 35 वर्ष। वैसे भी हमने पीछे बता रखा है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो 25 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर वह व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए कितना होना चाहिए, विधानसभा के लिए आपको 25 ईयर होनी चाहिए। पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा है तो 21 वर्ष होना चाहिए। अगर वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है तो 30 वर्ष होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा है तब भी उसको 30 वर्ष होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में लागू किया था। यानी राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत, तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लागू किया था। कब, जब उस राष्ट्र में, उस राज्य में चुनाव हो और चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले और कोई पार्टी सरकार बनाने में सक्षम ना हो, तो वैसे स्थिति में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति शासन लागू कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कितने सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। टोटल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। वो भी किस आधार पर, तो 4 आधार पर। एक तो कला के क्षेत्र में कोई व्यक्ति निपुण हो, कोई समाज के क्षेत्र में निपुण हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, साथ ही साथ कला हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, विज्ञान के बारे में उसे अच्छी तरह से नॉलेज हो और साहित्य की नॉलेज में अच्छा परिपूर्ण हो। तो इन 4 के आधार पर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में
कौन से लोग मतदान करते हैं? तो कह रहा है संसद और विधानसभाओं के सभी सदस्यगण, संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण, यही होगा। संसद और विधानसभा के कौन लोग भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कार्यपालिका का क्या अर्थ है? तो कार्यपालिका का काम है कि विधायिका जो कानून बनाती है उस कानून को कार्यपालिका लागू करती है। तो कानूनों को लागू करना इसका क्या है? काम है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच में इसे शेयर जरूर करिएगा। आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। किन दो देशों में अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की व्यवस्था है? तो उत्तर आपका डी हो जाएगा, रूस और फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, भारत में समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? पूरे सेना का, थल सेना, वायु सेना, जल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। संसदीय व्यवस्था में कौन सरकार का प्रधान होता है? तो सरकार का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति की क्या स्थिति होती है? तो संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति की नाम मात्र की स्थिति होती है। क्या होती है? नाम मात्र की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान निर्माता किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे? तो संविधान निर्माता एक शक्तिशाली कार्यपालिका चाहते थे। वो ऐसा कार्यपालिका नहीं चाहते थे कि वो व्यक्ति पूजक हो, यानी वह व्यक्ति प्रधान जो है कार्यपालिका का, सरकार का जो प्रमुख है, वो तानाशाही हो जाए, वो शक्तिशाली हो और ताकतवर हो, ऐसा सोचते थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? शक्तिशाली और कार्यपालिका। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी का है, ध्यान रखिएगा। एक भी क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के बाहर से नहीं पूछा है और आपके एग्जाम भी पोर्टल एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आगे कर रहा है क्या कि संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर किस संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है? तो कार्यपालिका को स्वीकार किया गया। ठीक है, किसको स्वीकार किया गया है? कार्यपालिका को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती है? तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति भी है, विधायी शक्ति भी है और कानूनी शक्ति है। इस प्रकार का कह सकते हैं, उपरोक्त हम सभी कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधानमंत्री होता है। इनकी सहायता देने के लिए एक व्यक्ति होते हैं जिसके प्रधान को प्रधानमंत्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से कौन हटा सकता है? तो उसको पद से हटाने के लिए संसद क्या करती है? काम करती है। और संसद के अंदर हमारे यहाँ क्या होते हैं? लोकसभा को रखा गया है और साथ ही साथ हम इसमें राज्यसभा को भी रखते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला करके संसद बनती है और यही दोनों आदमी राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के तहत क्या करते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान का जब उल्लंघन करता है, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में आर्टिकल 61 के तहत कहा गया है, जिसमें संसद के किसी भी सदन में यह प्रक्रिया लाया जा सकता है। आगे कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? यानी राष्ट्रपति में कौन व्यक्ति भाग लेता है निर्वाचन में? तो निर्वाचित विधायक और संसद, जो संसद होते हैं वो, और जो राज्यों के विधायक होते हैं वो, जो निर्वाचित होंगे वही, जो नॉमिनेटेड होंगे वो भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि राज्यों में राज्यपाल भी नॉमिनेट करता है और सेंटर में राष्ट्रपति भी 2 आदमी को नॉमिनेट करते हैं। हालांकि अब ये प्रक्रिया 2019 के बाद हटा दी गई है, लेकिन पहले थी, तो ये लोग भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में लोकतंत्र सेवक की नियुक्ति का आधार क्या है? यानी आईएएस अधिकारी या नौकरशाही के आधार क्या है? तो दक्षता और योग्यता। दक्षता और योग्यता के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या होता है? तो राज्य और सरकार दोनों का ही क्या होता है? वो प्रमुख होता है, प्रधान होता है। और यह अध्यक्षात्मक व्यवस्था भारत में नहीं, अमेरिका में अपनाई गई है। ठीक में, भारत में संसदीय व्यवस्था को रखा गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है
दोस्तों, तो ये बी इसका उत्तर जाएगा, लोकसभा के सदस्यों की एकजुटता के सिद्धांत पर। किस पर आधारित है? एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। आगे है दोस्तों कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो उसे हम महाभियोग कहते हैं, जो आर्टिकल 61 के तहत ये चलाया जाता है। जब राष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए संवैधानिक तंत्रों का उल्लंघन करता है और वो पकड़े जाता है, तो उसके ऊपर ये प्रक्रिया लगाई जाती है। दोस्तों आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? अभी हम भी चर्चा किया था कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। वैसे तो वो उपराष्ट्रपति होते नहीं है, उपराष्ट्रपति के पद पे चुने जाते जरूर हैं, लेकिन वो तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो संसद का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद में एक लोकसभा को जोड़ा जाता है, दूसरा राज्यसभा को जोड़ा जाता है, और तीसरा अभिन्न अंग इनडायरेक्टली राष्ट्रपति भी उसका मेंबर होता है। क्योंकि जब विधायिका यानी संसद जब कोई कानून बनाती है तो उस दौरान राज्यसभा और लोकसभा की जरूरत पड़ती है, और दोनों से पारित होने के बाद अंतिम चरण में राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और जब तक राष्ट्रपति उसे सिग्नेचर नहीं कर सकता है तब तक वो कानून नहीं बनता है। अदरवाइज जो विधेयक के रूप में रहता है, उसके बाद ही वो एक्ट बनता है या अधिनियम बनता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति को संसद का अंग होना यानी विधायिका का एक अंग होना जरूरी है, इसीलिए उन्हें एक अभिन्न अंग कहा जाता है, पूर्ण रूप से नहीं होते हैं। अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति की पद की रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर सकता है? तो अधिकतम 6 महीने के लिए कर सकता है, उसके बाद चुनाव अक्सर हो ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत का वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पे बने हुए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद पे रहे हैं। अभी तक हिंदुस्तान की इतने लंबे समय की आजादी में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो 2 कार्यकाल पूरा किए थे। इसके बाद अभी तक कोई आदमी 2 कार्यकाल पूरा नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वैसे तो उनकी प्रक्रिया यूपीएससी करती है, लेकिन फाइनली उनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। अब कह रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? यानी अपना राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देगा? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति जब जरूरत पड़ती है तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, यानी किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है जी? तो कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, वायुसेना के अध्यक्ष की, थल सेना, देखिए इसकी भी होती है, इसकी भी। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ये तो जो बहुमत दल की जो लोग होते हैं, जिसकी सरकार होती है, वही सरकार जो बहुमत वाली होती है अपने में से किसी व्यक्ति को लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष नियुक्त करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए? तो नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति का आयु क्या है? तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की आयु कोई निर्धारित नहीं किया गया है। मिनिमम आयु तो निर्धारित है कि 35 वर्ष होगा, लेकिन मैक्सिमम आयु कितनी है ये नहीं कहा गया है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो संविधान में 3 आपातकाल का प्रावधान है। एक 352 जिसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं, दूसरा 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और एक 360 जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल का उपयोग करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक हम राष्ट्रपति को मानते हैं। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है, समझिए कि एक तरह से आपके एग्जाम के लिए हीरा है। ये एक तरफ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूरी तरह से एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अर्थ को समझ कर निकाला गया ये क्वेश्चन है। अगर आप इसे बनाते हैं तो अगर कंपटीशन वाले व्यक्ति भी देखते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही यह फायदे का क्वेश्चन है, बाकी तो क्लास 11th के लिए है ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया कौन होता है? उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसे अपना त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? तो मुख्यमंत्री जब भी अपना त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? राज्यपाल को देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान राज्यपाल को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है, तो राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाएगा? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। कौन करवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम सर्वोच्च न्यायालय करता है, उसी तरह से यहाँ पर ये करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। भारत की संसद में कौन सा शामिल है? ठीक है, भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो हमारे संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों शामिल होते हैं, तो और राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की क्या क्या शक्तियां होती हैं, यानी संसद की क्या क्या शक्ति है? तो एक तो विधायी शक्ति है ही, न्यायिक शक्ति भी और वित्तीय शक्ति, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि विधायिका के क्या क्या कार्य हैं, यानी विधायिका का कार्य पूछ रहा है। तो विधायिका का काम तो कानून बनाना भी होता है, संविधान में संशोधन करना भी होता है, वित्तीय नियंत्रण भी होता है, इसलिए हम इसका उत्तर क्या मान लेंगे? उपरोक्त सभी मानेंगे। अगला कह रहा है कि भारतीय संसद में कौन से 2 सदन आते हैं? तो सदन में कौन से 2 सदन आते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके 2 सदन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक मंडल मौजूद है? तो बात वर्तमान में 6 राज्यों में है, जिसमें एक आपका यूपी है, दूसरा आपका बिहार है, तीसरा आपका महाराष्ट्र है, चौथा आपका कर्नाटक है, आपका तेलंगाना है और छठा आपका आंध्र प्रदेश है। क्या है जी? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। टोटल 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनात्मक विधायिका काम करती है। भारत में नीति निर्माण की पहल कौन करता है? तो भारत में नीति निर्माण का पहल संसद करती है। संसद ही तो नीति बनाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो महाराष्ट्र में अभी हमने बताया, बिहार और उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि पहले तो था लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा, जनता, विधानसभाओं के द्वारा, विधान परिषद। उत्तर आपका सी हो जाएगा। राज्यों के विधानसभा ही इसको चुनते हैं, इसीलिए राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है मेरे भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य के हैं? तो सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश के हमारे राज्यसभा में
आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? तो मैक्सिमम 14 दिन के लिए अपने पास रोक सकती है, इससे ज्यादा नहीं रोक सकती है। अगर इतने दिनों में उन्होंने कोई अपनी सहमति दी तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो ऐसा मान लिया जाता है कि धन विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुका है और धन विधेयक जब भी लाया जाएगा तो लोकसभा में ही लाया जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 1/3 व्यक्ति हर 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं और उतने ही व्यक्ति नए लोगों को चुन लिया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल होता है, राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल देखिए लोकसभा में बहुमत के रहने तक होता है। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि कार्यकाल 5 साल का होता है, चुन के सरकार भी 5 साल के लिए ही आती है, लेकिन अगर बहुमत 5 साल से पहले ही कम हो जाए, क्योंकि आजकल गठबंधन का दौर चल रहा है, राज्यों में हो या सेंटर में हो, गठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे में अगर गठबंधन खुश नहीं हुआ तो सरकार बीच में भी गिर सकती है। ऐसे परिस्थिति में जब तक बहुमत मिला हुआ है तब तक उसके पास 5 साल के पहले तक रहने का अधिकार है। इसलिए हम 5 साल के चुनते तो हैं, लेकिन जब तक बहुमत है तभी तक सरकार रह सकती है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन यानी अपर सदन हम किसे कहते हैं? तो ऊपरी सदन हम राज्यसभा को कहते हैं और निचला सदन लोकसभा को कहते हैं। अगला कह रहा है कि अमेरिका के द्वितीय सदन को क्या नाम दिया गया है? तो अमेरिका के द्वितीय सदन को हम लोग सीनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई विधेयक विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें विशेषज्ञ प्राप्त होती है। अभी मैंने बताया शुरू में कि वो क्या क्या होना चाहिए, कला के बारे में, साहित्य के बारे में, खेल, विज्ञान। देखिए इसका उत्तर डी हो जाएगा, कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो और समाज सेवा हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए रख सकती है। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए रख सकती है। अगला कह रहा है कि राज्यसभा प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत के राज्यों का। अभी हमने बताया ना कि भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? कि भारत के राज्यों के ही तो विधानसभा के सदस्य इसको नियुक्त करते हैं, इसलिए राज्य को नेतृत्व करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 238 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? तो विधानसभा में मैक्सिमम 500 होता है और मिनिमम ऐसा माना जाता है कि 40 होना चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद है, कहीं पे 32 भी मिल जाएगा जैसे सिक्किम है। लोकसभा के निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो 543 हैं। कितने हैं जी? 543 हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम क्या है? तो लोकसभा के लिए अन्य नाम हम क्या करते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संघ शासित प्रदेशों को लोकसभा में कितने स्थान दिए गए हैं? तो 20 स्थान दिए हैं। ठीक है। टोटल हमारे यहाँ जो लोकसभा में सीट होता है वो हमारा मैक्सिमम सीट 552 है। कितना है मेरे भाई? 500 है, 52 है। इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। ठीक है। 2 एग्लो इंडियन चुने जाते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं और बाकी जो बच गया 530 वो हमारे राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं। यहां से भी निर्वाचित ही आते हैं, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता दोनों सदनों को कौन करता है? तो दोनों सदनों का स्पीकर करता है, अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कौन सा बिल प्रस्तावित नहीं हो सकता है? तो धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया, धन विधेयक जब भी लाया जाएगा तो लोकसभा में ही लाया जाता है। अगला कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य भी 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं और ये विधान परिषद हमारे सभी राज्यों में नहीं है, 6 ही राज्यों में है जो पीछे चर्चा
हुई थी। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो भारतीय संसद का अंग प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। अगला कह रहा है कि जनहित याचिका किस देश के द्वारा अपने संविधान में शामिल किया गया है, तो अमेरिका से हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है, तो 65 वर्ष की आयु तक वो बना रहेगा या 5 साल तक वो रहता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये आपका उत्तर बी हो जाएगा। वह लोकसभा की नजर में माननीय न्यायाधीश हो ऐसा नहीं, लोकसभा की जगह पे राष्ट्रपति होता है, इसलिए ये सत्य नहीं है। अब कह रहा है कि न्याय सक्रियता है, यानी न्यायिक व्यवस्था को लोकतांत्रिकरण करने की प्रक्रिया को ही हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इससे हमारे देश में बहुत सुधार हो रहा है। हालांकि न्यायपालिका का कार्य तो बढ़ रहा है न्यायिक सक्रियता से, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा इसका हो रहा है। न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका को बनाती है, क्या बनाती है, उत्तरदायी बनाती है, वो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक रीट का प्रकार है, इसमें से कौन एक रीट है, तो अधिकार परीक्षा एक प्रकार का रीट है, क्योंकि रीट कितने होते हैं हमारे, टोटल 5 होते हैं। मौलिक अधिकार में हमने आपको बता रखा है। अगला कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो 62 वर्ष होता है उच्च न्यायालय के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। कौन सी निधि से, संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है, तो वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उस समय पद संभाल लेता है। ये एक हमारे यहाँ तीसरा विकल्प दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का प्रति माह वेतन कितना होता है, तो 2,80,000 इनका वेतन तय किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का प्रति माह वेतन कितना तय किया गया है, तो 2 लाख तय हुआ है। ठीक है, सॉरी 2,50,000 है। कितना है जी, 2,50,000 इनको अन्य न्यायाधीश का है और मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे हटाने का प्रावधान है। अगला है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा अगला, चंडीगढ़ में किस किस राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है, तो चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश के मुख्य न्यायाधीश किस अदालत के मुखिया होते हैं। देश का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त रखते हैं, तो अपने पद पर यह 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको टोटल इन 3 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों से मिला करके टोटल आपको हमने 92 क्वेश्चन बताया, जो टोटल ही क्वेश्चन किस पर आधारित था, एनसीईआरटी पर आधारित था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।